बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जो लोग इंडोनेशिया आते हैं और इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो इलीगली जाना चाहते हैं। और दूसरा टॉपिक है अलार्मिंग सिचुएशन उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान से इंडोनेशिया आते हैं शादी के सिलसिले में, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। फिर कुछ लोग यहाँ से मूव करना चाहते हैं, कुछ यहीं पे रह के काम कारोबार करना चाहते हैं। तो इन दो सिचुएशंस के ऊपर बात करूँगा क्योंकि रिसेंटली अभी 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है और उसकी तफसीर आपको बताऊँगा कि वो असल सिनेरियो था क्या उसका। और दूसरा जो शादी के लिए आते हैं उनके लिए भी बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले कुछ पाकिस्तानी थे और बांग्लादेशी थे जो इलीगली ऑस्ट्रेलिया एंटर हो रहे थे बूट के ज़रिए, ठीक है, कश्ती के ज़रिए। 20 के करीब इनकी तादाद थी जो पाकिस्तानी और बंगालियों के ऊपर मुश्तमिल थी। इन्हें जी इन जो ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स है उन्होंने अरेस्ट किया है। लोकल जो लोग थे उन्होंने कंप्लेन की और अरेस्ट किया। अब उन लोगों का कहना यह था कि पाकिस्तानियों का कहना यह था कि जी हम पाकिस्तान में इसलिए नहीं रह सकते कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी है, ठीक है, वहाँ पे हमें टार्चर कर किया जाता है, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी ले ली गई है, हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, ठीक है ना, हमें वहाँ पे इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और वो कहते हैं जी हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ पे असाइलम लेना चाहते हैं, फिर उन्हें बुलाना चाहते हैं। जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, जो चीज़ रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन टीम को जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की थी। अब ये लोग थे 20 के करीब जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी थे, अच्छे वेल ड्रेस थे, फिज़िकली अच्छे थे, फिटनेस के हिसाब से ठीक थे। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है। और मज़ीद उनका कहना था जी हम लोग 8-8 हज़ार डॉलर दे के तो इंटर हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया इलीगली कश्ती के ज़रिए, बोट के ज़रिए। अब आप लोगों को थोड़ी सी इसकी तफसीर बताता हूँ कि अब इंडोनेशिया के अंदर जो है वो बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर वीज़े का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उसके अलावा उनके ऊपर वैसी नज़र ज़्यादा रखी जाती है, जिस तरह अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है, इसी तरह बांग्लादेश का भी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है लेकिन ब्लैक लिस्ट ही आप उसे समझें। लेकिन वो लोग फिर भी आ जाते हैं, किस तरह आते हैं वो भी बहुत सारे लोगों को पता है। अब पाकिस्तान के जो लोग ये हमारे नाम रोशन करने जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, इनकी वजह से जिस तरह दुबई में पाकिस्तानियों के लिए सख्ती और अरब कंट्रीज़ में सख्ती, दुनिया के और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में सख्ती, अब इंडोनेशिया में भी वही हाल होने वाला है और उम्मीद है कि जल्दी ही हो जाएगा। अभी रिसेंटली इनके इलेक्शन भी हुए हैं, नई गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है, लेकिन जैसे ही इस महीने के लास्ट या अगले महीने के स्टार्ट में गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद फर्दर चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। अब ये लोग जो 8 हज़ार दे के फिर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कहा जी हमें टार्चर किया जाता है, हमें इंसानों की तरह नहीं ट्रीट किया जाता और वगैरह वगैरह जो जो बातें इन्होंने की हैं। अब ये अक्ल के अंदर 8 हज़ार डॉलर, अगर 8 हज़ार डॉलर तो वो हैं जो ये कह रहे हैं जी हम इंडोनेशिया में दे के ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे उनके लिए, उससे पहले कितने इन्होंने ज़ाया किए होंगे वो कैलकुलेशन आप खुद कर लें। इतने ही पैसे थे तो ये लीगल तरीके से चले जाते, लीगल से भी ये इतने पैसों में पहुंच सकते थे, इलीगल होने की ज़रूरत क्या थी, या अपनी जान को भी ख़तरे में डाला। जान जाए इनकी बाढ़ में, इन्होंने मुल्क का नाम भी बदनाम किया, ठीक है। फिर इन लोगों की वजह से जो लोग इंडोनेशिया आना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी, ठीक है। अभी अनकरीब हो सकता है कि इंडोनेशिया के अंदर भी एक सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाए, जिस तरह के मलेशिया के अंदर पिछले 4-6 महीने से ज़्यादा हो गया चल रहा है। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा मलेशिया के अंदर वो पूरी पूरी जो है ना बसें भर के लेके जाते हैं लीगल सी, और मेजॉरिटी किन की होती है, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, अफगानी, इन लोगों की, ठीक है। अब इंडोनेशिया के अंदर ये चीज़ नहीं थी, पहले थी लेकिन बहुत थोड़े से पैमाने पे सर्चिंग वगैरह का इनका सिलसिला था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की ही अपडेट है और न्यूज़ है। अब इसके अंदर आप देखें इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के आपस में जो मामलात हैं वो भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि
इंडोनेशिया और चाइना ज़्यादा करीब है, इस वजह से भी। तो अब ये तो सिचुएशन बन गई हमारे उन लोगों की वजह से जो मुल्क का नाम रोशन करने जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया। अब जो बाकी रह गए इंडोनेशिया आके बिजनेस करते हैं या शादी करते हैं वो लोग, अब उनका क्या सीन है। अब जिस वक्त वो पाकिस्तान से निकलेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट पे उन्हें सख्त चेकिंग का सामना करना पड़ेगा, मुख्तलिफ सवाल करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से जांच पड़ताल करेंगे, फिर उन्हें एंट्री देंगे। सही है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरी एक बंदे के साथ बात हो रही थी, एयरपोर्ट पे ही वो काम करता है, ठीक है। तो मेरे उसके साथ अच्छी गपशप है, क्योंकि वो फ़्लाइट शेड्यूल में होता है, तो मैं जब भी आना जाना होता है तो मैं मुलाकात करता हूँ उसके साथ। उस बंदे से मैंने गपशप हो रही, तो उसके दौरान वो कहता है यार हमें पता होता है यहाँ लोग आते हैं यहाँ से आगे जाने के लिए, ये उसके अल्फाज थे, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि अब जब ये एक सिचुएशन बन चुकी है तो अब एयरपोर्ट के ऊपर क्या हाल होगा। हमारे पासपोर्ट पे पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना सख्ती थी, पिछले काफ़ी महीनों से बहुत ज़्यादा सख्ती थी, अब मज़ीद ये सख्ती बढ़ जाएगी। अब जो बंदा इंडोनेशिया कारोबार या शादी के सिलसिले में आ रहा है, वो तो एक चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके आए। अगर वो किसी साबत जैंट के हत्थे चढ़ के आ रहा है, उसे यही नहीं पता उसका वीज़ा किस कंपनी से निकला है, किस कंपनी ने दिया है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है और क्या डॉक्यूमेंटेशन है, और अगर इमिग्रेशन ने उधर उससे कह दिया जी जिस कंपनी से वीज़ा लिया उनसे बात करवाओ, तो वो वहीं पे फंस जाएगा। सबसे पहले तो आप अपनी सिम दुरुस्त करके वीज़ा जिससे भी ले रहे हैं ये कंफर्म करें कि वो बंदा आपको कंपनी से जिससे वीज़ा दे रहा है उस कंपनी के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, या उसके किसी ऐसे नुमाइंदे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जिस बंदे के पास कंपनी का ऑफिशियल कोई ना कोई नंबर हो या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो ऑफिशियल कि कल को अगर इमिग्रेशन चेक भी करना चाहे तो वो उसे दिखा सके हाँ भाई मैं इस कंपनी का एक नुमाइंदा हूँ। फिर आप वीज़े के अलावा अपनी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने साथ रखनी है वो लाजमी रखनी है। पाकिस्तान से निकलते वक्त अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रखें और इंडोनेशिया आएँ। अगर नहीं रखेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर फिर आपको पहले जितना था उससे डबल सख्ती होगी और आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अब ये एक 20-22 बंदों का जो ग्रो काम करके गया है, अब इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मुझे तो ज़ाती मेरी राय यही है कि हो सकता है ईद के लगभग या ईद के बाद जो है ना पाकिस्तान के ऊपर उसी तरह का सिनेरियो बन जाए जिस तरह बांग्लादेश के ऊपर है, कि बांग्लादेश का अगर बंदा इंडोनेशिया एंटर होता है तो वो पर्सनली जाके गारंटी भी देनी पड़ती है उसे, फिर उसे एयरपोर्ट पे जाकर रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन को भी बताना पड़ता है कि यार ये हमारा गेस्ट या ये हमारा तलकला ये जो भी आ रहा है इसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमने गारंटी ली है। तो ये हमारे पास इशूड पेपर है जो है इमिग्रेशन की तरफ से डायरेक्टर जनरल की तरफ से जिन्होंने परमिशन ग्रांट की है, ठीक है। हो सकता है मे बी नेक्स्ट आफ्टर ईद बिफोर ईद या आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी मे भी पॉसिबल है शुरू हो जाए, कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो चीज़ें देखी गई या सुनी या जो इन्फॉर्मेशन आई या जो ख़बरें हमने भी सुनी और मुख्तलिफ अपने दोस्त यार भाइयों से जो इस फील्ड में उनके साथ गपशप की, सारों का तकरीबन मैक्सिमम ये ही कहना है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान के ऊपर भी बांग्लादेश की तरह बैन टाइप लग सकता है। बैन नहीं होगा लेकिन सख्ती इतनी होगी कि उसे आप बैन ही तस्वर करें। और एक चीज़ और, ख़ास करके वो लोग भाई मेरे साथ वो कोई बंदा रब्ता ना करे जिसने किसी और से वीज़ा लिया हुआ है, ठीक है। मैंने किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसे देनी, सही है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन उसे देंगे जो हमारा अपना क्लाइंट होगा, जिसके साथ हम चल रहे होंगे, जो हमारा भाई दोस्त हमारे साथ चल रहा होगा। बाकी कोई मेरे से कम अज़ कम ना उम्मीद रखे, क्योंकि मैं पिछले 1.5 से 2 साल में बड़े लोगों के साथ नेकी कर चुका हूँ और नेकी कर दरिया में डाल चुका हूँ। इसलिए मैं तो कम अज़ कम किसी को हेल्प नहीं करूँगा इस मामले में कि आप ये भी करें ये भी करें ऐसे भी करें, नहीं, मज़ीद नहीं करूँगा। बुरा लगे किसी को तो कोई बात नहीं, लेकिन मुनाफ़कत रख के चलना मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है। अभी रिसेंटली भी एक लड़के के साथ ऐसा हुआ है कि वो इंडोनेशिया तो आ गया, ठीक है, लेकिन जिस एजेंट से उसने ऑनलाइन वीज़ा लिया था, जनाब ने वीज़ा देने के बाद उसके साथ रब्ता ही नहीं किया। उसके 10-12-15 दिन रहते थे, मेरे साथ रब्ता किया, मैंने उसे टिकट करवा के दी, होटल बुकिंग करवा के दी, इमिग्रेशन कि जो सवाल कर सकती है पूछ सकती है उस वो नॉलेज उसके साथ शेयर किया, मेंटली उसे प्रिपेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटर हो गया इंडोनेशिया में।
लेकिन बात करने का मकसद है कि नेक्स्ट जो बंदा जहाँ से काम करा रहा है उसी के साथ चले। अगर वो नहीं चला सकता तो फिर बाकी दार के ऊपर ना आए, क्योंकि हर बंदा जो भी, मैं मेरे समेत मैं कह रहा हूँ, जो भी यहाँ पे बैठा कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है या वीज़े बेच रहा है, जो भी कर रहा है, वो इसी लालच में कर रहा है कि उसकी जेब में 4 पैसे आएंगे। खुदा वास्ते कोई नहीं चलता किसी के साथ। बाकी जो कुछ हुआ वो मैंने शुरू में जो आपको बताया। मज़ीद सिर्फ यही कहना है कि मत सोचें कि आप इंडोनेशिया आएंगे और ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, नहीं है इतना आसान भाई। अगर आपने 8,000 10,000 डॉलर लगा के ही जाना है लीगली, तो आप वो 8 10 12,000 डॉलर इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करके अपना जो है ना बिज़नेस खड़ा करें, अपनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं, ठीक है। जो इसका प्रॉपर तरीका है, मुख्तलिफ एजेंट बैठे हैं उनके थ्रू करा लें, जिन्हें अच्छा नॉलेज है, जो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप आएँ और वहाँ से कहेंगे हम कश्ती के ज़रिए डंकी लगा के चले जाएंगे। अपनी जान भी रिस्क पे लगाते हैं। चले वो तो उनकी लगती है तो लगती रहे, क्योंकि वो फिर मेंटली भी ऐसे ही हैं, वो तो मारी जाए बेहतर है। लेकिन मुल्क का नाम अलहदा बदनाम करते हैं। जो इंडोनेशिया आने वाले हैं उनके लिए अलहदा मुसीबतें खड़ी करते हैं। जो लोग इंडोनेशिया में बिजनेस या शादी या किसी और पर या विज़िट के पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए भी अलहदा जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो बंदा भी ये सोचता है कि यार मैं आऊँगा और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, इतना आसान नहीं है। मेरे साथ पिछले 1.5 2 3 सालों में कई बंदों ने रब्ता किया, पूछा, मैंने साफ कहा नहीं भाई, ना हमें पता है, ना हम करते हैं, ना हमारा किसी के साथ रब्ता है, और अगर होगा भी तो हम आपको नहीं बताएंगे। उसकी वजह क्या है कि काम ही इलीगल है। अब इलीगल इन लोगों की वजह से लीगली जो आ रहा होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसे। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी थी, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और आने वाले वक्त में मज़ीद सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। खुद भी एहतियात करें, कोई बंदा इस तरह आपके साथ बात करे उसे भी समझाएं, उसे कहें कि बजाय इस तरह के रास्ते इख्तियार करने के अपने पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके वो बंदा अच्छा बिजनेस खड़ा करके और फिर जो है ना जहाँ भी जाना चाहे प्रॉपर लीगल वे के थ्रू जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही इसके ऊपर मज़ीद जैसे ही मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। कि मज़ीद आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन है, किस तरह का माहौल है और आना साजगार है नहीं है, जो भी है। तो उम्मीद है कि जो लोग मेरे साथ एक लंबे अरसे से टच हैं उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा इस वीडियो का अच्छे से, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई थी जो मैंने हाइड कर दी हैं किसी वजह से। तो वजह यह भी नहीं थी जो बंदा था, नहीं, वजह यह थी कि हमारे लोग इस काबिल थे। बहरहाल ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह ताला मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।